नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए आज से हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से हम डेली बेसिस पर पी वाइज क्यूज़ को जो है डिस्कस किया करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज से हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह जो सीरीज है आपकी आगामी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पी वाई क्यूज़ का यह क्लास 1 है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसको जो है अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। छाता विधान, हिंदी में इसको हम छाता विधान भी कहते हैं। तो इसको कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर की परीक्षा में यह पूछा गया है आपके। तो 1986 में आपका आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं 1980 में कौन सा अधिनियम आया था? तो आप याद रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम। चारों डेट जो आपके ऑप्शंस में मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, चारों ही डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 1980 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आप याद कर लीजिएगा। जो वन संरक्षण अधिनियम था इसको 1980 में पारित किया गया था। वहीं 1981 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उसको 1981 में पारित किया गया था। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण जो अधिनियम था उसको 1981 में पारित किया गया था। वहीं 1986 में आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वहीं 1972 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 में पारित किया गया था। तो चारों वर्ष जो मैंने यहाँ पे आपके ऑप्शन में लिखे हुए थे, चारों ही वर्ष किसी न किसी अधिनियम से रिलेटेड थे, जिनको मैंने आपको बता दिया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेरीकल्चर का संबंध जो है किस एरिया से है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम की खेती से रिलेटेड है आपका सेरीकल्चर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? तो रेशम की खेती की जाती है सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि कौन है? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी 1873 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दोनों को मैंने आपको बता दिया है। तथा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी और ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी 1873 में। वहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि है और से जो उसकी तटरेखा लगती है वो सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं सेकेंड नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। पहले नंबर पे गुजरात है। वहीं दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है तटरेखा के मामले में। वहीं भारत में सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
वहीं पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो देश है वह कौन सा है, तो कनाडा हो जाएगा राइट आंसर आपका। जो कनाडा है यह जो है विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है। तो यह आपको देखने को मिलेगा शिमला में, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, शिमला में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं झांसी में क्या है, तो झांसी में आपको देखने को मिलेगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कानपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा संस्थान, तो आप याद कर लीजिएगा कानपुर में आपका भारतीय चीनी संस्थान है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो भारतीय चीनी संस्थान है वह कहाँ पर है, तो कानपुर में है। इसके अलावा कानपुर में और भी संस्थान है, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में है। तो दोनों को मैंने आपको बता दिया है कानपुर में कौन कौन से संस्थान है। एक हो गया आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और एक आपका हो गया भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, दोनों आपको कानपुर में देखने को मिलेंगे। वहीं लखनऊ में कौन सा संस्थान है, तो आप याद कर लीजिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में ही है। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह आपको देखने को मिलेगा शिमला में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर आपको देखने को मिलेगा केरल में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक आपका कुडनकुलम हो गया और इसके अलावा एक कौन सा है, तो एक आपका हो जाएगा कलपक्कम। तो दोनों का आपको याद रखना है, एक आपका कलपक्कम हो गया, कलपक्कम, और एक आपका हो गया जो है कुडनकुलम। दोनों ही जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये तमिलनाडु में ही हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो कर्नाटक में आपका कैगा है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा गुजरात में आपका कौन सा है, तो गुजरात में आपका काकरा पार है। काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरा पार, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में है। वहीं उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो 2020 में जो स्टेज 1 का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके आगामी 2024 की जो रेलवे भर्ती परीक्षा होने वाली एनटीपीसी की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों के अलावा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हुए चल रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा किसी पदार्थ की मात्रा को हम मोल की सहायता से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल की सहायता से। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, तो आपको बताना है कि दांडी गुजरात के किस ज़िले में है। दांडी जो है गुजरात के किस ज़िले में है, तो आप याद रखिएगा जो दांडी है यह गुजरात के नवसारी ज़िले में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो प्रसिद्ध कथन है किसका है, तो यह फेमस कथन कहा गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का यह फेमस कथन है। आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो इनके द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था, एक केसरी हो गई, केसरी, और एक आपका मराठा हो गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने 2 उत्सव की शुरुआत करी थी महाराष्ट्र में, एक हो गया आपका गणपति उत्सव हो गया और एक आपका शिवाजी उत्सव हो गया। इन दोनों उत्सवों की महाराष्ट्र में शुरुआत करी गई थी किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा
इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे द आर्कटिक होम ऑफ वेदास हो गया, इसके अलावा गीता रहस्य। ये 2 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक हो गई आपकी गीता रहस्य और एक हो गई आपकी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इनके द्वारा होम रूल लीग की जो है स्थापना भी की गई थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एक होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एक की थी एनी बेसेंट ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु थी, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ठीक इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उबंटू क्या है? उबंटू जो है क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपका यह ओएस का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो यूआरएल होता है, इसका पूरा नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो इसरो के द्वारा किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 1913 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष में? तो वर्ष 2013 में। यहाँ पे इसरो की बात हो रही है, तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हम बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ जो हैं वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो आप याद रखिएगा, चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है यह उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, यह आपको मिलेगा नीदरलैंड के द हेग शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द हेग में। और गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में। तथा यह किस देश के एरिया में सबसे ज़्यादा है? तो मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा यह गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, एशिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्लड़। कल्लड़ के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है राज तरंगिणी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो यह प्रश्न आपके 2020 में जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं 3 युद्ध आपके पानीपत के हुए थे, तीनों युद्ध को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें एक ही जगह आपको लिखी गई हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में। तो पहला जो युद्ध था यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इसी जीत के साथ ही भारत में जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के साथ ही जो बाबर था उसके द्वारा 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। वहीं जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अकबर जीत जाता है दूसरे युद्ध में। वहीं पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों और किसके मध्य? तो अफ़गानिस्तान यानी कि अफ़गानों के मध्य। तो उसमें मराठा शासक कौन था जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो सदाशिवराव भाऊ था उस समय मराठा शासक। वहीं अफ़गान शासक कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस युद्ध में हारने के बाद जो
मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ था, वह डिप्रेशन में, तनाव में चला जाता है और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। तीसरे युद्ध में मराठा हार जाते हैं और अफगान जीत जाते हैं। दूसरे युद्ध में जो है अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाते हैं। और तीसरे युद्ध में जो है बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इसी के साथ बाबर के द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद पानीपत का मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो सभी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, यह चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के ये 10वें गुरु थे, आप याद देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्हीं के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जो स्थापना थी यह की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा और यह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु भी थे। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जो जन्म था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो जिस वर्ष में यह प्रश्न पूछा गया था उस वर्ष में सदस्यों की संख्या जो है 552 हुआ करती थी, लेकिन आपको पता होगा कि दो जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब इसको ख़त्म कर दिया गया इस प्रावधान को। तो आने वाले समय में जो सीटें होंगी वे 585 होंगी। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा 552 फिलहाल के लिए इसका आंसर रखिएगा। इसे भी आप दिमाग में रखिएगा कि जो दो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता था उसको अब नहीं किया जाएगा, उस प्रावधान को अब सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो देखिए यह चीज़ लागू कब से होती है, अगली बार जब चुनाव होंगे तो कितनी सीटों पर होंगे, ये चीज़ आपको देखना है। फिलहाल के लिए इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा 552 और इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो दो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वह अब नहीं किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो आप याद रखिएगा जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी इसको नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नई दिल्ली से लेके वाराणसी जंक्शन के बीच, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह बालिकाओं के लिए जो है एक लघु बचत योजना थी, स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बालिकाओं के लिए यह एक लघु बचत योजना थी जिसको केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पराग्वे और बोलिविया किस महाद्वीप के दो लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध देश हैं? तो ये दो स्थलरुद्ध देश जो हैं किस महाद्वीप के हैं? तो साउथ अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के ये दो स्थलरुद्ध देश हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जोजिला पास है, जो जोजिला दर्रा है, यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में आपको याद रखना है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो जो बनिहाल दर्रा है यह आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल दर्रा है। और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बाड़ालाचा पास भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो चारों आपको याद रखने हैं। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो बनिहाल दर्रा है वह कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर में है। वहीं इसके अलावा जो आपका रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा है, ये दोनों आप बाड़ालाचा ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। वहीं जोजिला दर्रा आपका कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है। तथा यह जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा जोजिला पास, जोजिला दर्रा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है यह 1969 में चालू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका क्या नाम था? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो आपको याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा था, इसको जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में फहराया गया था। किसके द्वारा? तो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। तो इस झंडे को चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास था यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक के बारे में भी आपको याद रखना है। तथा इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें इन्होंने क्या बताया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो भारतीय धन है वह इंग्लैंड को जा रहा है, उसी चीज़ को जो है इसमें बताया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एक फेमस पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हमारी हैं, यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जब ये ऐड किए गए थे तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ऐड किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर जो है ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा किस अनुच्छेद में ये हैं? तो 51A 51 क में जो है आपको देखने को मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है 1921-22 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। येन जो है किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है? तो येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो यह जापान की मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? तो जापान की मुद्रा को हम येन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 30 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कर लिया है। यह सीरीज़ कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।